Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class we are going to solve the question paper of MSQE ISI 2021 PEA. MCQ पेपर होता है PEA. तो PEA 2021 का हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. आपके सामने पेपर है. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ nth partial sum of the series है an की सीरीज है n1 to infinity और सम है 2n square plus 2 by 3n square plus 1, then summation an is, तो an का समेशन क्या होगा? देखिए Sn है मेरे पास 2n square plus 2 डिवाइड बाय 3n square plus 1, यानी अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो Sn किसको अप्रोच करेगा वही हमें बताना है. यहाँ पे सम बताना मतलब क्या है कि when n approaches to infinity to what value does Sn approach? तो Sn है 2n square plus 2 by 3n square plus 1. टू एन स्क्वायर प्लस 2 बाय 3n square plus 1. सो लिमिट n goes to infinity, Sn क्या होगा? लिमिट n goes to infinity. अब आप जानते हैं infinity की लिमिट है तो क्या करते हैं? We divide numerator and denominator by the highest power of n which is present in the denominator. तो denominator में n की highest power है n square, so we divide numerator and denominator by n square. So we get 2n square by n square plus 2 by n square divide by 3n square by n square plus 1 by n square. ये तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे. So we are left with the 2 plus 2 by infinity is 0 by 3 plus 0. So as n approaches to infinity, Sn approaches to 2 by 3. तो convergent है और अप्रोच करता है किसको? 2 by 3 को. ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. तो 1 का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी. ओके. Using data from a sample, second question पढ़ रहा हूँ. Using data from a sample of size n, the intercept and slope coefficients from an ordinary least square OLS regression of y on x are a and b. Which of the following is false? D is false. मैं देख के बता सकता हूँ और जिन लोगों ने भी OLS पढ़ा वो देख के बता सकते हैं. किसी को याद नहीं है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप देख के ऑब्जर्वेशन देख के मालूम चल रहा है, क्योंकि ऊपरली दो जो है वो नॉर्मल इक्वेशंस हैं और जो थर्ड लिखा है ये OLS की कंडीशन है. सी में जो लिखा है डी हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, तो इसलिए डी फॉल्स है. मगर मैं करके दिखाता हूँ. अगर हमारे पास रिग्रेशन फंक्शन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई आई, तो हम OLS लगाते हैं. क्या करते हैं? OLS में करते हैं मिनिमाइज समेशन ई आई स्क्वायर, यानी minimize summation yi माइनस a माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर. ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है. इसी में लिखा है मिनिमाइज yi माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है, राइट. तो सी तो ट्रू है. सी क्या है? सी ट्रू है, मगर उसने फॉल्स पूछा है. अब जब आप इसको करते हैं डिफरेंशिएट तो आपके पास एक इक्वेशन आती है समेशन y माइनस a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0. वो -2 आगे आता है, वो -2 चला जाएगा 0 के साथ. ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी ट्रू है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में. अच्छा, बाहर xi भी है. आप जब करते हैं डेल समेशन ई आई स्क्वायर बाय डेल ए तो ये आता है, और डेल समेशन ई आई स्क्वायर बाय डेल बी करेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स इंटू -2x होगा, -2 चला जाएगा 0 के साथ, एक्स आई रह जाएगा इज इक्वल टू 0. ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा है. दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा है आपके साथ. अच्छा जी, अब ऑप्शन बी में क्या लिखा है फिर आपको? देखिए ऑप्शन बी में क्या लिखा है. ये जो कंडीशन थी ये वाली, इसको एक्सपेंड करेंगे. समेशन वाई आई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स
n से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, 1/n समेशन yi इज इक्वल टू a प्लस b/n समेशन xi। दिस इज रिटन इन ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी ट्रू है। तो मैंने बताया था आपको जो फर्स्ट और सेकंड में ए और बी में लिखा है वो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, सी में लिखा है वो OLS की डेफिनेशन है, डी कुछ नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशन से मालूम चल रहा था, जिन्होंने भी सिंपल रिग्रेशन पढ़ा है वो देखते ही बता सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो मैंने एक बार आपको बता दिया, ठीक है, कैसे करना है इसको। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थर्ड में कह रहा है कंसिडर अ प्रोडक्शन फंक्शन z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y फॉर व्हाट प्राइस रेशियो px बाय py विल अ कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन बी पॉसिबल x 0। देखिए अगर हमारे पास लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है ना z इज इक्वल टू ax प्लस by, तो उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन आता है। कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन कब आता है? अगर RTS px बाय py से बड़ा हो तो हम सिर्फ x को प्रोड्यूस करेंगे, y को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, y 0 हो जाएगा। और अगर RTS px बाय py से छोटा होगा, अगर RTS क्या होगा, इज लेस देन px बाय py, तो हम लोग सिर्फ y प्रोड्यूस करेंगे, x प्रोड्यूस नहीं करेंगे। x प्रोड्यूस कब नहीं करेंगे? व्हेन RTS इज लेस देन px बाय py। ठीक है जी, z है 2x प्लस 3y, प्रोडक्शन फंक्शन है ये। थर्ड क्वेश्चन, z इज 2x प्लस 3y, RTS क्या होगा? del z by del x by del z by del y यानी कि 2/3। For coordinate solution x equal to 0 we should have RTS less than equal to px by py। RTS should be less than equal to px by py, यानी 2/3 should be less than equal to px by py। ये कंडीशन अगर होगी तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन आएगा। सिंपल सा, आपने प्रोडक्शन फंक्शन की क्लास में पढ़ा है डिटेल में हमारे साथ। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। मैं सेकंड का आंसर लिखना भूल गया, सेकंड का आंसर डी था और थर्ड का आंसर क्या है? बी। कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी तो इसमें है ही नहीं, बस आपने पढ़ा और पढ़ के मालूम हो रहा है इसका आंसर क्या है। ठीक है, ओके फोर्थ पे चलते हैं सर। फोर्थ कह रहा है अ नंबर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट बिलियन नेचुरल नंबर्स। और बाप रे, बिलियन! मिलियन में 1 के बाद 6 जीरो होते हैं, बिलियन में 1 के बाद 9 जीरो होते हैं। 1 बिलियन नंबर्स में से आपने नेचुरल नंबर चुने, और कैसे चुने? द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इट्स टू इमीडिएट सक्सेसर्स इज डिविजिबल बाय 24। अरे भाई देखिए, जो नंबर्स आपने चुने हैं वो इस तरह से चुने हैं। एक नंबर है k, दूसरा है k प्लस 1, तीसरा है k प्लस 2, और आपको कहना है k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 24। ऐसे देखें तो ये क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है बच्चों को, ठीक है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, पढ़ के बच्चों को मुश्किल एक बार के लिए लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे अगर आप, बहुत थोड़ा सा, और चलना शुरू करेंगे जैसे हमने क्लास में सिखाया आपको, तो आप इसको सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखो, आप कोई भी 3 नंबर, कोई भी 3 सक्सेसफुल नेचुरल नंबर सोचिए, कोई भी 3। जैसे मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3, 3 आ गया, 2 3 4, 3 आ गया, 3 4 5, 3 आ गया, 4 5 6, 6 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 5 6 7, 6 मल्टीपल है 3 का, 6 7 8, इसमें भी 6 है, 7 8 9, 6 हटा तो 9 आ गया, 9 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 का मल्टीपल तो हमेशा रहेगा ही, कोई भी 3 हो, ठीक है, और 3 इंटू 8 होता है 24। तो यानी ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमेशा 3 के मल्टीपल तो होंगे ही। 3 हटाने के बाद जो बाकी बच जाएं, अगर वो 8 के मल्टीपल भी हैं, ये 24 का मल्टीपल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दोबारा बोलूं, ये जो 3 नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हर हालत में 3 का मल्टीपल तो जरूर होंगे। मैंने दिखाया आपको, कोई भी 3 सक्सेसिव नंबर सोच लीजिए, कोई भी 3 आप सोचिए, सपोज 51 52 53 फॉर एग्जांपल, तो 52 जो है वो आ जाता है, सॉरी 51 आ जाता है, 73 से 51। तो कोई भी 3 नंबर आप कहीं से भी पकड़ लाइए सक्सेसिव, उनमें से एक 3 का मल्टीपल जरूर आएगा। तो 3 का मल्टीपल तो है,
अगर 3 हटाने के बाद जो बाकी बच जाए वो 8 का मल्टीपल भी हो, 24 का मल्टीपल हो जाएगा। अब 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 8 फिर 16, तो 8 के मल्टीपल्स को मैं ऐसे कह सकता हूं 8a, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 24 ऐसे। और उनके बीच में क्या आते हैं फिर 8a, 8a प्लस 1, 8a प्लस 2 से लेके 8a प्लस 7 तक सारे नंबर आते हैं। लेट k is 8a, k is 8a, तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स होंगे 8a इंटू 8a प्लस 1 इंटू 8a प्लस 2। मैं बहुत आसान तरीके से, देखो अगर हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो जल्दी करना होगा, लेकिन क्योंकि क्लास में अब ये वीडियो यूट्यूब पे है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बहुत जल्दी समझ में ना, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। इनके कुछ स्टेप्स को वो बच्चे जो थोड़ा फास्ट अंडरस्टैंडिंग रखते हैं स्किप करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रेक करके इसलिए चल रहा हूँ कि सब समझ जाएं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हमने मान लिया पहले k को 8a, मैंने बोला 8a से कहाँ तक जाएंगे, 8a प्लस 7 तक जाएंगे। और सिंपल सा एक नंबर ले लो 8 ही, सिर्फ 8 ले लो, उससे काम चल जाएगा। 8 इंटू 9 इंटू 10, इससे काम चल जाएगा। 8 9 10, तो 9 तो 3 का मल्टीपल है और 8 प्रेजेंट है तो 8 का मल्टीपल भी है, तो k इज इक्वल टू 8a इज अ मल्टीपल ऑफ 24। यहां मैं लिख देता हूं मल्टीपल ऑफ 24, a नॉट मल्टीपल ऑफ 24, ठीक है जी। मैंने कहा 8a से हमें 8a प्लस 7 तक जाना है, तो अगर हम हमारा नंबर शुरू होता है k इज इक्वल टू 8a प्लस 1 से, कहां से 8a प्लस 1 से शुरू होता है, तो नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स होंगे 8a प्लस 1, 8a प्लस 2, 8a प्लस 3। मैंने फिर से कहा आप a को 1 लेके चलिए, आसान हो जाएगा काम। तो 8 प्लस 1 9 इंटू 10 इंटू 11, तो यहाँ से अगर मैं 3 अलग कर लूँ, 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 11, तो क्या ये 8 का मल्टीपल है, नहीं जी, ये तो 8 से डिवाइड नहीं होता। तो यानी 8a प्लस 1 जो है वो 8 का 24 का मल्टीपल नहीं हो पाएगा। फिर 8a प्लस 1 24 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 का तो है मगर 8 का नहीं है। फिर k को लेते हैं हम लोग 8a प्लस 2, तो नंबर्स क्या बनेंगे, नंबर्स बनेंगे 8a प्लस 2, 8a प्लस 3, 8a प्लस 4। कोई बच्चा भी सोच सकता है कि सर ये नंबर कहाँ से लिख रहे हो, मैं ऊपर लिख चुका हूँ k प्लस 1 k प्लस 2, देख रहे हो। अगर k 8a प्लस 2 है तो पहला नंबर होगा 8a प्लस 2, अगला होगा 8a प्लस 3, अगला होगा 8a प्लस 3, 8a प्लस 4। a को 1 लेके चलो तो नंबर्स क्या बन रहे हैं हमारे, नंबर बन रहे 10 इंटू 11 इंटू 12, ठीक है। तो इसमें से 3 तो आता है अलग, 10 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 3, ये 4 इंटू 3 40 होता है सर, 48 का मल्टीपल है। तो 3 भी अलग करने के बाद जो बच गए वो 40 आ रहा है में 48 का मल्टीपल है, तो यानी नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 से भी है, 3 से भी, 24 से भी है, तो 8a प्लस 2 तो है जी डिविजिबल, 8a है, 8a प्लस 2 है। मैं एक एक को ब्रेक करके देखो आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। जो समझ गए हैं वो समझ चुके हैं, वो अब आंसर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, जो समझ गए इस कहानी को आंसर पे पहुंच चुके हैं। तो सब तरह के बच्चे समझ, इसलिए मैं कर रहा हूं इसको। तो अब अगर अगला नंबर होगा 8a प्लस 3, तो 8a प्लस 3, 8a प्लस 4, 8a प्लस 5, तो 1 लेंगे तो 11 इंटू 12 इंटू 13, यहाँ से 12 में से 3 अलग कर दीजिए तो 11 इंटू 4 इंटू 13 इंटू 3। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, नहीं जी, यहाँ सिर्फ 4 है, 8 से डिविजिबल ये नहीं है, तो यानी 8a प्लस 3 नॉट डिविजिबल की लिस्ट में चला जाएगा। 8a प्लस 3 गोज इन द लिस्ट ऑफ नॉट डिविजिबल, 8a प्लस 3। बच्चे बोलेंगे सर हो गया, फिर तो इवन वाले हो गए, ऑड वाले नहीं हुए, कहानी खत्म, 2/4 कर दो आंसर को। अभी कहानी खत्म नहीं हुई सर, अभी देखिए आगे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। 8a प्लस 3 चले गए हम लोग, अब चलते हैं 8a प्लस 4 पे, k इज इक्वल टू 8a प्लस 4, तो 8a प्लस 4, 8a प्लस 5, 8a प्लस 6, तो क्या होगा सर, ये 12 इंटू 13 इंटू 14, तो 3 इंटू 4 इंटू 13 इंटू 14,
तो 14 4 जर 56 होता है, 56 8 7 जर आता है, 8 से मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 8 का भी, 24 का मल्टीपल है, 8a प्लस 4, 8a प्लस 4 इज मल्टीपल ऑफ 24. नेक्स्ट इज 8a प्लस 5, यहीं कर दो, मैं यहाँ कर दो 8a प्लस 5. तो अगर के 8a प्लस 5 लेंगे हम, तो नंबर्स बनेंगे 8a प्लस 5, 8a प्लस 6, 8a प्लस 7. यानी a को 1 लेंगे तो 13 इंटू 14 इंटू 15, 15 होता है 3 इंटू 5, तो 13 इंटू 14 इंटू 5 इंटू 3. ये इनमें से कोई भी नंबर 8 का मल्टीपल नहीं है, देख लो, किसी तरह से ब्रेक करके 8 का मल्टीपल नहीं बनता है. तो 8a प्लस 5 चला जाएगा नॉट मल्टीपल की लिस्ट में. अब नेक्स्ट लेते हैं 8a प्लस 6. तो 8a प्लस 6, 8a प्लस 7, 8a प्लस 8. a को 1 ले लूंगा अगर तो 14, 15, 16. सर 15 3 इंटू 5 है, 16 2 इंटू 8 है, तो 3 इंटू 5 3 का मल्टीपल है, और ये 8 का मल्टीपल है, तो 24 का मल्टीपल तो ये है 8a प्लस 6. बच्चे कहेंगे सर क्या लगे, समझ तो आ गया, इवन वाले हैं ऑड वाले नहीं है. मैंने कहा था रुको, क्या कहा था, रुको, कुछ वजह से बोला होगा रुकने के लिए. 8a प्लस 7, आइए जी, 8a प्लस 7, 8a प्लस 8, 8a प्लस 9, तो 15, 16, 17. देख लीजिए सर, 15 मल्टीपल है 3 का, 16 मल्टीपल है 8 का, तो 8a प्लस 7 भी मल्टीपल है. तो हम 8 के मल्टीपल्स में चेक कर रहे थे 8a से 8a प्लस 7 तक, क्योंकि इसके बाद 8a प्लस 8 तो अगला मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना, 8a प्लस 8 तो अगले मल्टीपल हो गया. तो ये हमारे पास 8 मल्टीपल्स थे. उन 8 मल्टीपल्स में से ये 5 जो हैं ये 24 के मल्टीपल हैं, और ये 3 जो है 24 के मल्टीपल नहीं है. तो टोटल चांसेस है 8, फेवरेबल है 5. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/8. तो प्रोबेबिलिटी इज 5/8. ठीक है, बड़ा टेम्पटिंग लगा होगा ना बच्चों को कि हम कर देते हैं इसको, सी आंसर है, कर देते हैं इसको 4/8, 1/2 करके आंसर निकाल देते हैं. ऑप्शन भी है 1/2 तो, लेकिन देखिए सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस इज द की. फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ द 4 एंट्रीज ऑफ 2/2 मैट्रिक्स इज फिल्ड इंडिपेंडेंटली ईदर बाय चूजिंग 1 और -1 यूनिफॉर्मली एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर. अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाना है आपको 2/2 का, और मैट्रिक्स इस तरह से बनाना है आपको, 2/2 मैट्रिक्स है कि उसमें एंट्रीज जो होंगी या तो वो होंगी 1 या होंगी -1. तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, ए को सिलेक्ट कर सकते हैं 2 वेज में, एंड मतलब मल्टीप्लाई. बी को सिलेक्ट कर सकते हैं 2 वेज में, एंड सी को सिलेक्ट कर सकते हैं 2 वेज में, एंड डी को सिलेक्ट कर सकते हैं 2 वेज में. तो टोटल 16 वेज है, टोटल वेज 16 है. मगर मेरे को ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसका की डिटर्मिनेंट 0, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0. अगर सब वैल्यूज 1 1 1 है, मुझे 1 और -1 से चुनना है, सब वैल्यूज 1 1 1 है तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा. सब वैल्यूज -1 है तो भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा. आमने सामने के नंबर सेम है तो भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा. ठीक है, और अल्टरनेट नंबर्स अगर सेम है तो भी 0 आएगा. 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1. देखिए मैंने इनको स्वैप कर दिया, या फिर इनको स्वैप कर दो, -1 1 -1 1 और -1 1 -1 1. तो इन सब वेज में, इन सब केसेस में डिटर्मिनेंट 0 आएगा. ये कितने वेज हैं, फेवरेबल वेज है 1 2 3 4 4 8, फेवरेबल वेज 8. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 8/16 यानी कि 1/2. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 8/16 यानी 1/2. 1/2 ऑप्शन नंबर सी. किसी का ऐसा आंसर ना लिखा हो, थर्ड का भी लिख दिया, सेकंड का लिख दिया, सबका आंसर लिख दिया. ठीक है जी. 6th क्वेश्चन, वी नीड टू फिल
a 3x3 matrix by either 0 or 1 such that each row has exactly 1 0, each column has exactly 1 0, the number of ways we can do this. यार मुझे ऐसा कुछ चाहिए 0 A B 0 0 sorry C 0 D एंड E F 0. जरूरी नहीं है कि इसी 0 ऐसी जगह पर, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे हर रो में एक 0 है, हर कॉलम में एक 0 है, समझेगा. तो 0 कैन बी प्लेस्ड इन फर्स्ट रो, 0 कैन बी प्लेस्ड in row 1 in 3 ways. रो 1 में मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं. ठीक है, मैं अब इसको हटा देता हूं, यहां पे ये डैश लगा देता हूं. तो रो 1 में मैं जो 3 वैल्यूज उनमें से कहीं भी रख सकता हूं, लेकिन रो 2 में जब मैं आऊंगा तो वो कॉलम नहीं ले पाऊंगा जहां ऑलरेडी 0 आ चुका है. मान लीजिए मैंने यहां 0 रख दिया था, तो अब रो 2 के लिए मैं इनको सिलेक्ट नहीं कर सकता. तो 0 कैन बी प्लेस्ड इन रो 2 इन, अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यूज बच गई मेरे पास, इन 2 में से एक जगह 0 रख सकता हूँ 2 वेज. मान लीजिए मैंने यहाँ 0 रख दिया, तो अब रो 3 में इसमें भी 0 नहीं ले सकता, सिर्फ एक ही रास्ता बच गया मेरे पास रखने का. 0 कैन बी प्लेस्ड इन रो 3 इन 1 वे, यहाँ सिर्फ एक ही जगह बची. तो टोटल वेज कितने हो गए? by fundamental principle of counting total ways हो गए 3 into 2 into 1 यानी 6 ways. 6 का B 6 ways हैं. ओके, अभी तक तो आसान से चल रहा है सब कुछ. देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. let f such that 0 to 1 to R be a convex function with f0 is equal to 0, which of the following is always true? always true बोल रहा है, always true, कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए. इनमें से कौन ऐसा जो always true है? ऐसा कॉन्वेक्स फंक्शन जो हमेशा डिफरेंशिएबल हो. क्या ऐसा होगा कि अगर फंक्शन कॉन्वेक्स है तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा ही? ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसके एक्सेप्शन है. अगर मैं fx ले लूं, मैं यहां नहीं लिख के आगे लिखता हूं उस शीट पे अपनी. A part is not always true. A is not always true. क्यों? अगर fx लेता हूं मैं absolute x minus a minus a, तो ऐसा होने पर ये कॉन्वेक्स फंक्शन तो बनेगा, ठीक है, मगर ये a पर डिफरेंशिएबल नहीं है. at a it is not differentiable. a पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है. तो इसलिए ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसको क्रॉस कर देते हैं. बी में कह रहा है f may not be differentiable but it is continuous. देखो यहां पे एक सेकंड में रुकना चाहूंगा, आपको एक बात बोलता हूं, सुनो, ध्यान से सुनना. वैसे फॉल्स है, ऑलवेज ट्रू नहीं है, लेकिन क्यों ऑलवेज ट्रू नहीं वो बताता हूं. ऐसा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है विच इज नॉन कंटिन्यूअस, if function is non-continuous then certainly it is non-differentiable. ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. ये बात याद रखना, मैं इस पे लौट के आऊंगा अभी. दूसरी बात, if function is continuous, if function is continuous it may be differentiable, may not be differentiable. ठीक है, तो पहली बात में क्या कहा? फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है. दूसरी में क्या कहा? फंक्शन कंटिन्यूअस है तो भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता. तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो दोनों बातों में उल्टा चलूं, अगर मैं फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो f may not be differentiable but it is continuous, ऑलवेज ट्रू तो नहीं है ना. पहली बात पे वापस याद कराता हूं आपको. देखो पहली बात में क्या कहा था? इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हो सकता है वो कंटिन्यूअस भी ना हो, ठीक है ना. तो इसलिए मैंने उस समय कहा था पहली बात को याद से सुनना, ध्यान सुनना, मैं लौट कराऊंगा. तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हो सकता है वो कंटिन्यूअस ना हो. तो ये कह दूं कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है मगर वो कंटिन्यूअस है तो ऑलवेज ट्रू नहीं है ये, इसलिए ये बात भी गलत हो गई. fx is greater than equal to x into f dash x, f is differentiable और f0 is equal to 0 है. ठीक है, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ यहाँ पे.
फंक्शन सोचना पड़ेगा मेरे को जहां पे f0 इज इक्वल टू 0 हो और fx में एक्सेप्शन, देखो मैंने कहा ना ऑलवेज ट्रू के लिए आपको एक्सेप्शन ढूंढनी है। एक्सेप्शन अगर आप ढूंढ पाएंगे तो आप इसके आंसर कर सकते हैं। मिल गया, देखिए मिल गया जी। मान लो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो f डैश x क्या होगा सर? 2x, x इंटू f डैश x क्या होगा? 2x स्क्वायर। कौन बड़ा है? 2x स्क्वायर बड़ा है x स्क्वायर से। 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर, यानी x इंटू f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx। तो बोल रहे fx ग्रेटर होगा, मैंने तो एक्सेप्शन दिखा दिया आपको। तो ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, ट्रू होगा किसी जगह पे, हमें तो ऑलवेज ट्रू चाहिए, किसी कोई एक्सेप्शन ही ना हो, ठीक है। तो कौन बच गया? नन ऑफ द अबव। जब सारे खल्लास हो गए, सब कैंसिल, तो बच गया कौन? सिर्फ डी। ये थोड़ा सा था क्वेश्चन, बढ़िया, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। हमने आपको डिटेल में सब चीज़ें पढ़ाई हैं, तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत मुश्किल लगेगा नहीं। 8 क्वेश्चन, कॉसी कनकेव से बहुत बच्चे डरते हैं, बहुत डरते हैं, इसको तो देखते थर थर कांपते हैं। मैंने वो वीडियो शायद यूट्यूब पर भी है, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, मैंने डाला था एक बार यूट्यूब पर, रूल्स बताए थे कॉसी कनकेव कॉसी कॉन्वेक्स के, डिटेल में समझाया हुआ आप लोग को। देखो कॉसी कनकेव में पढ़ता हूँ क्वेश्चन आपके सामने। एफ such that R2R is strictly quasi-concave, then it follows that F is not strictly convex. अगर F strictly quasi-concave है तो इसका मतलब X strictly convex नहीं हो सकता। क्या ये सच है? नहीं, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो quasi-concave भी होता है, quasi-convex भी होता है, ठीक है। अब मोनोटोनिक फंक्शन इज quasi-concave as well as quasi-convex। तो अगर मैं fx इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ex ले लूं, fx इज इक्वल टू ex ले लूं, क्योंकि मैं ऐसा फंक्शन लूंगा जो कॉन्वेक्स भी हो। अगर लेता हूं fx इज इक्वल टू ex, तो ये क्वासी कनकेव है, ठीक है, साथ में कॉन्वेक्स भी है, मगर वो तो कह रहा है इज नॉट स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो ये बात तो गलत हो गई। हमें तो ऐसा देखना था, कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्सेप्शन नहीं थी, कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर फंक्शन क्वासी कनकेव है इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। क्या ये बात सच है? हमने कहा नहीं, क्योंकि हमने एक एग्जांपल ढूंढ के दिखा दिया आपको, fx इज इक्वल टू ex। बी में कह रहा है अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली क्वासी कनकेव होगा लीनियर नहीं होगा। सर ये तो डेफिनेशन में गलत हो रही है बात। मैंने आपको क्या बताया अभी कि कोई भी फंक्शन जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है वो क्वासी कनकेव भी होता है, क्वासी कॉन्वेक्स भी होता है। तो अगर मैं लेता हूँ fx इज इक्वल टू ax प्लस बी, जहाँ पे a पॉजिटिव है, तो f डैश x क्या आएगा? a आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली क्वासी कनकेव होता है। तो ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन क्वासी कनकेव हो सकता है फिर तो ये बात जिसने बोली है ये गलत है कि f लीनियर नहीं होगा, गलत हो गया जी, लीनियर तो हो सकता है। f इज मोनोटोनिक। आप कहेंगे हाँ सर ये ट्रू है, अभी तो आप बोल रहे थे। सर सुनना, मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था इफ f इज मोनोटोनिक देन इट इज क्वासी कनकेव। मगर अगर f क्वासी कनकेव है तो वो मोनोटोनिक होगा, ये जरूरी नहीं है। सुन रहे बात? दोबारा सुनिए, लेक्चर को जाके दोबारा देखिएगा। अगर फंक्शन f मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वो क्वासी कनकेव होगा, अनडाउटेडली होगा। लेकिन अगर फंक्शन क्वासी कनकेव है तो वो मोनोटोनिक हो, इसकी गारंटी नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर फिर कोई एग्जांपल दो। बहुत आसान एग्जांपल है इसका, तो बहुत ही आसान एग्जांपल है। fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनता है, तो फंक्शन कैसा है? ये कनकेव है। कैसा फंक्शन है? कनकेव। और आपने पढ़ा है इफ फंक्शन इज कनकेव इट इज क्वासी कनकेव। कोई फंक्शन अगर कनकेव है तो क्वासी कनकेव जरूर होगा। तो फंक्शन क्वासी कनकेव है, मगर क्या आपको लगता है फंक्शन इस मोनोटोनिक है? ये इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है, किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो इसलिए बात ध्यान रखना, जिसको कंसेप्ट पता है ना सर, उसको तो एक क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है, कुछ करना नहीं है। मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझा सकूं, वरना अगर आपने प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई थी याद रखी हुई है तो इसमें तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो क्वासी कनकेव होगा,
लेकिन अगर फंक्शन क्वासी कनकेव है तो जरूरी नहीं है कि मोनोटॉनिक हो, इसलिए ये बात भी सही नहीं है। डी पार्ट वैसे तो बाय डिफॉल्ट डी बच गया, लेकिन कई बार क्या होता है ना मैंने कई बार देखा, कई बार चारों ऑप्शन गलत होते हैं। तो आप कहेंगे सर ऐसे में क्या करेंगे, फिर आप ऐसे में आप क्वेश्चन छोड़ के, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं पहले बोल दूं मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ ये मत करना कि ए बी सी गलत हो गया तो डी अपने आप बाय डिफॉल्ट सही हो गया, ऐसा मत करना। उसको पढ़ना, सोचना उस बारे में भी कई बार, क्योंकि वो भी गलत होता है। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या करे, यहाँ कह रहा है इफ एफ इज क्वाड्रेटिक देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। अभी तो बता दिया मैंने आपको, ये तो बता ही दिया ऊपर, थर्ड में एग्जांपल ये लिया था। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव होता ना सर, देखो अगर एक्स क्वाड्रेटिक है और कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो वो कॉन्वेक्स बन जाएगा, और कॉन्वेक्स फंक्शन जो होता है वो क्वासी कॉन्वेक्स होता है, क्वासी कनकेव नहीं होता। ठीक है, तो ये बात सही है। तो अगर एफ क्वाड्रेटिक है तो उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो कनकेव बनेगा, और कनकेव बनने से क्वासी कनकेव बन पाएगा फिर वो। तो 8th का डी इज द राइट आंसर। रैंक निकालनी है मैट्रिक्स की, अरे भाई ये तो स्कूल के बच्चों का क्वेश्चन हो गया। डिटर्मिनेंट निकाल दो, इस रो के अलॉन्ग निकाल लो डिटर्मिनेंट। 2 एज इट इज, 2 की रो कॉलम छोड़ेंगे तो 2 + 1 -1 एज इट इज, 1 की रो कॉलम छोड़ेंगे तो 1 - 1 और +0 0 है ना। 3 2 6 -0 + 0, so 6 is the answer। इसका डिटर्मिनेंट 6 आ रहा है। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है मतलब जिसका ऑर्डर है वही इसकी रैंक है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/3, रैंक होगी 3। क्या बात, सबका आंसर डी में लिख दिया ना जाके। 9th का आंसर भी डी, बढ़िया है जी। 10th देखिए सर, कह रहा है लेट V be the vector space of polynomials px of degree less than or equal to 2 that have real coefficients, then T is a linear transformation from V to V। यानी V एक ऐसा वेक्टर स्पेस है जिसमें पॉलिनोमियल्स हैं जिसकी डिग्री क्या हो सकती है, मैक्सिमम 2 या 2 से कम। तो T क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आइए चेक करते हैं। TPX, देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है कि अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। TP + Q should be equal to TP + TQ and T of A into P, A some constant is A times T into P। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, फर्स्ट में देखते हैं। TP + Q अगर मैं करूंगा, TP + Q अगर करूंगा तो वो होगा x + P + Q, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। और TP क्या होगा, TP होगा x + P। TQ क्या होगा, x + Q। क्या ये दोनों का सम इसके इक्वल आएगा, नहीं आएगा, जिसका मतलब TP + Q इज नॉट इक्वल टू TP + TQ। तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, पहली प्रॉपर्टी फेल कर गई, दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी, पहली फेल कर गई यहाँ पे। तो सेकंड भी देखते हैं, बी पार्ट में क्या बोल रहा है। TPX इज x into PX। रुको रुको रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ, देखो इसने बोला था कि P की डिग्री जो होगी 2 हो सकती है। अगर P की डिग्री 2 होगी तो x into P क्या होगा, डिग्री 3 क्यूबिक हो जाएगा। मगर हमको तो V to V चाहिए, तो यानी इसकी डिग्री तो 2 ही चाहिए मैक्सिमम। तो इट मे बी क्यूबिक, इट मे बी क्यूबिक, यानी इट माइट नॉट बिलोंग टू V। तो ये V to V आएगा ही नहीं, हो सकता है, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे, प्रॉपर्टी चेक क्यों नहीं कर रहा मैं इसमें, क्योंकि हमें V to V चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी डिग्री मैक्सिमम 2 का होना चाहिए। तो अगर P की डिग्री हमारे पास 2 है तो x into P की डिग्री 3 हो जाएगी। अगर है तो एक देखो एक्सेप्शन है ना, एक भी एक्सेप्शन अगर है तो रूल नहीं हो सकता। तो अगर P की डिग्री 2 है तो x into P की डिग्री 3 हो जाएगी, वो V को बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे इसी लॉजिक से D भी नहीं हो सकता। क्यों, इंटीग्रेशन अगर P है, x² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। ठीक है, उसकी डिग्री भी 3 हो जाएगी। अगर P x² है तो उसकी इंटीग्रेशन आएगा x³, वो V को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। C अपने आप हो गया। फिर भी C को चेक करते हैं। TPX है dpx/dx, आइए चेक करते हैं। TPX इज dpx/dx, आइए। TP + Q क्या होगा, TP + Q होगा d/dx of P + Q, यानी d/dx of P +
डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू यानी टी पी प्लस टी क्यू। तो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई सेटिस्फाइड सर, राइट। दूसरी टी ए पी क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पी, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ पी यानी ए टाइम्स टी पी। दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। और डेरिवेटिव करने पे कभी डिग्री बढ़ नहीं सकती। अगर एक स्क्वायर भी है पी में तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने पर डिग्री 2 से कम ही आएगी, बढ़ेगी नहीं। इसलिए ये भी खतरा नहीं है कि डिग्री क्रॉस कर जाएगा 2 को। इसलिए इसमें प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, V2V को बिलोंग भी करेगा, तो 10th का सी आंसर है। देखा आपने, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। जब बच्चे पेपर देते हैं तो बोलते हैं हमेशा एक बात, सब बच्चे बोलते हैं कि सर इस बार का जो पेपर आया था ना, इस बार का जो पेपर आया था वो इतना मुश्किल था कि जो कभी आज तक पूछा ही नहीं उन्होंने। और जब हम क्लास में सॉल्व करते हैं फिर आपके सामने है सारी कहानी, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ। अभी 10 क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कर दिए, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर चलूंगा आपको। कोशिश मैं यही करता हूँ कि सब जितने बच्चे सुन रहे हैं वीडियो, क्योंकि मैं सामने नहीं हूँ किसी क्वेरी का आंसर करने के लिए, उस समय एट द मोमेंट सामने नहीं हूँ। वैसे डाउट क्लास लेते हैं, उसमें डाउट बच्चे पूछते हैं। कोशिश करता हूँ इतना धीरे धीरे, इतना ब्रेक करके चीज़ों को चलूँ ताकि हर बच्चा समझ सके। फिर भी कोई बच्चा ऐसा हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इनको कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई क्वेरी हो, कोई बात समझ ना आई हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो देखिए नीचे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो व्हाट्सएप कीजिए, डिस्कस कर लीजिए मेरे साथ। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स कोर्स जिन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं उनको तो डाउट क्लास मिलती है, डाउट में पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही, राइट। ओके, थैंक यू।